जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नुसरतल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2026 का एचएससी टेस्ट आ रहा है फॉर फाटा एंड बलूचिस्तान। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आप ए से लेकर जी तक तमाम वो क्वेश्चंस, तमाम वो चीजें जो आपके जहन में आ रहे हैं, वो चीजें आपको आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे बेहद खुशी हो रही है। उसका रीजन ये है कि 2025 का जो टेस्ट हुआ था, तकरीबन हजारों स्टूडेंट जो है इनकी अकेडमी से प्रिपरेशन किया था, और वो हजारों स्टूडेंट जो है इस वक्त का हमारे पास क्या होते हैं, वो उन्होंने टेस्ट क्लियर किया था। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में जितने भी एचएससी एपेरेटिव मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे पास एचएससी को सीट दे रहे पाकिस्तान बलूचिस्तान स्टूडेंट के लिए, इनके अकेडमी के तमाम स्टूडेंट जो है हमारे पास मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उनकी एमबीबीएस और बीडीएस सीट हो चुकी है। और हमारे पास क्या है, और स्टूडेंट जो है इस वक्त स्कॉलरशिप ले। मुझे बेहद खुशी है। और ये मेरे जब जो कुछ मैंने पढ़ाया है, उन्होंने इस चीज पे अमल किया और मुझ पे भरोसा किया। मेरी बात तो ये है, यानी जो चीज मैंने उनको पढ़ाया है और उन्होंने उन चीज को पढ़ा है। अब यहाँ पर ना इस इनका अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपके साथ डॉक्टर इनके आपके साथ बैठा हुआ है, ये जस्ट आपको पढ़ाए। यानी मेरे काम है आपको पढ़ाना, और आपका काम है क्या, सीखना। यानी मैं आपके साथ 2025 का जो रिजल्ट है वो भी शेयर करूंगा कि हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरह हमारे पास 2025 का जो टेस्ट हुआ था वहां पर किस तरह परफॉर्म किया था। ये चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एचएससी टेस्ट 2026 जो प्रिपरेशन है उसके बारे में। अब हम किस चीज के यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पाठा और बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो यूसेट के बारे में होगा। और तब जब आप वो वीडियो भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यूसेट और एचएससी पर पाठा एंड बलूचिस्तान में क्या डिफरेंस है। ये चीजें आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी एचएससी टेस्ट में इनके अकेडमी का क्या अचीवमेंट्स, इनके अकेडमी जो है क्या अचीवमेंट हासिल की आगे तक। आपने याद रखना है कि 2025 में जो एचएससी का टेस्ट हुआ था, 2025 में जो एचएससी का टेस्ट हुआ था, वहां पर जो है 3000 प्लस स्टूडेंट ने क्या एचएससी इनके अकेडमी से प्रिपरेशन किया था, इनके अकेडमी से प्रिपरेशन किया था। और वहां पर 3000 स्टूडेंट में से जिन्होंने प्रिपरेशन किया था, उन्होंने बलूचिस्तान का टॉपर और फाटा का टॉपर सिर्फ और सिर्फ इनके अकेडमी से था। एक चीज क्लियर कट बता रहा हूँ, यानी इनके अकेडमी का फाटा और बलूचिस्तान का जो टॉपर था, जो टॉप पे ट्रेंडिंग में था, जो टॉप स्टूडेंट थे फाटा से और टॉप स्टूडेंट जो थे वो बलूचिस्तान से, वो इनके अकेडमी का। और मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा। ऐसी आप बातें भी नहीं कह रहा था, मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा कि कौन सा रिजल्ट मैंने हासिल। तो अब यहाँ पर जो पाठा और बलूचिस्तान का जो टॉपर है वो इनके अकेडमी से। यानी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इनके अकेडमी का जो टॉपर था, वो मेरे पास कितना है, 86 स्कोर उन्होंने की है। कितना स्कोर किया है, 86 स्कोर जो है इस वक्त टॉपर। यानी 100 में से ना, यानी हमारे क्या 100 में से 86 स्कोर उसने किया। ये तमाम चीजें जो क्रेडिट है वो इनके अकेडमी को जाता है, क्योंकि इनके अकेडमी ने जो उनको नोट्स प्रोवाइड किए थे, इनके अकेडमी ने जो उनको हमारे पास लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किए थे और उनको फॉलो किया था, तो हमारे पास इनके रिजल्ट आ जाए। तो 3000 स्टूडेंट में से याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि 3000 स्टूडेंट में से, अब देखो ना मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, थोड़ा सा रिजल्ट शेयर कर, उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। 60 से लेकर 70 के बीच में 100 स्टूडेंट्स थे। यानी हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स में मौजूद है। यानी तकरीबन इनके अकेडमी के ऑनलाइन सेशन में तकरीबन जो है 1000 प्लस स्टूडेंट्स थे इनके अकेडमी के। ऑनलाइन सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 प्लस स्टूडेंट कहाँ पे थे, ऑनलाइन सेशन में थे। वो मैं उसका रिजल्ट भी शेयर आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं ऑनलाइन सेशन का रिजल्ट शेयर कर दूंगा आप लोग। उसके बाद जो है ना 85 स्कोर, 70 से लेकर 85 तक भी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, मैं आपके साथ बताऊंगा कितने स्टूडेंट। और फिर 75 से लेकर 80 तक भी स्टूडेंट्स थे, और फिर 80 से लेकर 85 तक, और टॉपर जो था वो 86 था, और 89 भी था। 89 स्कोर भी हमारे पास इनके अकेडमी का रिकॉर्ड हो चुका है। 89 यानी 100 में से 89 स्कोर करना, यानी 91 स्कोर करना, इतनी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, 89 स्कोर करना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ना। उसके लिए आपके साथ क्या हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको जो टीचर बताता है वो फॉलो करना पड़ता है,
जो चीजें आपके साथ शेयर किया जाता है उस पे हमारे पास आपको वो करना पड़ता है। यानी दिन में आपको 3 से 4 घंटे जो है मैथ को जरूर देना है, तब जाकर आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 1K प्लस जो थे वो हमारे पास क्या थे 80 70 से 60 से लेकर 70 के बीच में 1K प्लस जो थे वो मौजूद है। अब 70 से लेकर 75 में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स भी, यानी तकरीबन 500 प्लस जो स्टूडेंट जो थे वो हमारे पास क्या थे 70 से 75 के बीच में। अब 75 से और 80 के बीच में तकरीबन 300 स्टूडेंट जो थे इनके अकेडमी से थे, और 80 से लेकर 85 तक तकरीबन 50 प्लस स्टूडेंट थे वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे। अब वहां पर ना, अब ये जो 80 है और 85 है ये सिर्फ पाटा के थे, पाटा की मैं बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट जो थे पाटा के स्टूडेंट थोड़ा मेहनती होते, वो अपने साथ जो मुखलिस होते, वो अपनी मेहनत करते। लेकिन बलूचिस्तान स्टूडेंट ना वो मेहनत नहीं करते हैं, सा बता रहा हूँ ना, माइंड नहीं करना। जो वीडियो आप देख रहे हैं माइंड नहीं करना। अगर आपको टेस्ट क्लियर करना है, अच्छे स्कोर करना है, स्कॉलरशिप लेना है या एमबीबीएस या बीडी सीट आपको चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। आपके डिफरेंट जो आपको चीजें प्रोवाइड किया जाता है ना उन पे अमल करना चाहिए। अब चलो चलते हैं स्कॉलर थोड़ा सा हमारे पास सिलेबस के बारे में। सॉरी, अब यहाँ पर देखो एचएससी स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किया। पहली बात तो ये है कि आपका जो एज लिमिट है वो बहुत मैटर करता है। आपका जो एज है वो क्या होना चाहिए, आपका 22 साल एज होना चाहिए। 22 साल या 22 साल से कम। अगर आपका 22 साल से एक दिन भी हमारे पास क्या था ऊपर था। अब एक कंडीशन और भी है, एक कंडीशन याद रखना है कि जो 22 साल यहाँ पर रखा हुआ है ना एज, वो रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग डेट है उस वक्त तक। अगर मैं लेट कर दूं, मैं कहूं कि क्लोजिंग डेट कब है, मैं लेट कर दूं कि 22 तारीख है ना, अगर उसी क्लोजिंग डेट पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या था, वो वहां तक आ रहा था ना, उसी डेट तक आ रहा था, तो हमारे पास क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 21 डेट पे आपका जो है वो एज बढ़ रहा था तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज माइंड में रखना है, ये चीज माइंड में जरूर रखना है। उसके बाद जो है द नेक्स्ट वन इज डोमिसाइल। डोमिसाइल जो है ना, अब देखो ना ये सिर्फ पाटा और बलूचिस्तान के लिए, इस पे किसी और प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका और आपके फादर का डोमिसाइल पाटा और बलूचिस्तान का है तब आप अप्लाई कर सकते। या तक क्लियर है। द थर्ड वन इज फादर डोमिसाइल भी किसका होना चाहिए, पाटा और बलूचिस्तान का होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल लेवल जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका जो है वो आपका 12 ईयर का जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह ना वो आप सेकंड ईयर में पढ़ रहा हो लेकिन आप कहते हैं कि मैं टेस्ट दूंगा, नहीं दे सकते ना। आपने एफएससी का एग्जाम दिया हो, आपने 12 ईयर का एग्जाम दिया हो और रिजल्ट आ चुका हो तब आप अप्लाई कर सकते। द फोर्थ वन इज एजुकेशनल लेवल। आपके पास 12 ईयर का जो एजुकेशन है वो होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम मार्क्स कितना है, 60 प्लस मार्क्स जो है 60% जो आपके मार्क्स होना चाहिए किसमें, 12 ईयर एजुकेशन में। अगर आपने एफएससी किया है, एफए किया है, आईकॉम किया है, एचसीएस किया है, जो भी किया है, कॉमर्स किया है, उसमें 60% मार्क्स का आना मस्ट है। अगर 60 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। या तक क्लियर है। उसके बाद वेटिंग रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट जो है वो वेटिंग में है ना, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ज़हन में रखना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप। अगर आप एचएससी से कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप देखो नहीं चीजें, ये जो स्कॉलरशिप है ये एचएससी दे रहे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर कोई आप और स्कॉलरशिप ले रहे किसी और का, एचएससी का नहीं, तब चांसेस बनता है। लेकिन अगर आप एचएससी से कोई और स्कॉलरशिप ले रहे तब आप एलिजिबल नहीं। So a student of already is receiving HSC government scholarship are not eligible. उसके बाद वेटिंग रिजल्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप वाले फिर है। उसके बाद एकेडमिक कंप्लीटेशन होना चाहिए, यानी आपके साथ 12 ईयर की एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद ओ लेवल जो आपकी इक्विवेलेंसी वो होना चाहिए। अब हमारे अगर ओ लेवल के या ए लेवल के स्टूडेंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास आपके 12 ईयर का एजुकेशन है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए और रिजल्ट वेटिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जहन में, आप स्लेट टू में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कि आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने जितने भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपकी क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज
कि क्या जो वेटिंग स्टूडेंट है, यानी आप क्या रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं? मैंने पहले बताया कि नो। सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कि स्टूडेंट विदाउट अ बलूचिस्तान पाटा डोमिसाइल कैन अप्लाई? नो। उसके बाद मैंने बताया कि सिर्फ पाटा और बलूचिस्तान के हैं और आपका डोमिसाइल भी पाटा और बलूचिस्तान का होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद इस एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड, यानी किसी एप्लीकेशन फीस की है? यस है। वो एचएससी की तरफ जब आप अप्लाई करते हैं, वहां पर हमारे पास आपको चालान आप दिया जाता है, चालान को फिल करना पड़ता है और आपको अप्लाई करना पड़ता है। यस, एक चालान है उसका। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज एचएससी एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी? या ये एचएससी टेस्ट मस्ट है? अगर आपने अप्लाई किया बस आप टेस्ट नहीं देंगे कि आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं है। आपने अप्लाई किया, फिर आपने टेस्ट में अपीयर होना है, अपीयर होने के बाद आपकी सिलेक्शन होगा। वो भी सर नहीं आपने टेस्ट दे दिया पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपका कंपटीशन होता है आपके हमारे पास, वो भी बताऊंगा। रिक्वायर्ड है। इस फादर टू मिसाइल रिक्वायर्ड? यस, फादर टू मिसाइल भी हमारे पास पाटा और बलूचिस्तान का होना चाहिए। सही है। अदरवाइज अगर नहीं है ना, तो फिर आप किसी जंजाल में फंस सकते हैं ना। आपके ये पॉसिबल नहीं है कि आपका फादर किसी और प्रोविंस का और आपका डोमिसाइल उसी पाटा और बलूचिस्तान को, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी को डाज दे रहे तो ये आप गलत फहमी में। कैन एप्लीकेशन बी सबमिटेड ऑन ऑफलाइन? क्या आप ऑफलाइन जो है सबमिशन कर सकते हैं? नो, नो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद क्या, कैन ऑलरेडी इनरोल्ड बीएस स्टूडेंट कैन अप्लाई? अगर आप बीएस कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जिस भी सेमेस्टर में है, आप बीएस का स्टूडेंट है, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी एनरोलमेंट है, लेकिन कंडीशन ये कि आपका जो क्या कहते हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एचएससी के साथ, यानी एचएससी के साथ एफिलिएशन होना चाहिए। अदरवाइज आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते ना। एचएससी के साथ एफिलिएशन होना चाहिए, यानी वो जो यूनिवर्सिटी है वो एचएससी के साथ लिंक होना चाहिए। पहले आपने ये पूछना है। अगर मुझे स्टूडेंट, ज्यादातर मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मैं सीए कर रहा हूँ। भाई आप सीए कर रहे हैं तो आप जाकर पहले उस आपकी अपनी जो कॉलेज है वो चेक कर ले कि वो एचएससी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, एचएससी से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो फिर आप टेस्ट दे सकते, अगर लिंक नहीं है तो आप नहीं दे सकते। क्लियर कट बात है। यानी आप अब देखो ना, अब मैंने यहाँ पर बात की कि एनरोल्ड भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते। फिर वही बात है एज का लिमिट। अगर आपका एज 22 है या 22 से कम है तब अप्लाई कर सकते हैं, 22 से एक दिन भी ऊपर है आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर कट बात है। उसके बाद है कि स्कॉलरशिप होल्डर अप्लाई? स्कॉलरशिप होल्डर्स जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? नो। मैंने आपको कहा कि अगर आप एचएससी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। या तक क्लियर है? उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज आईबीसीसी इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स? यानी आपके अगर आपने ओ लेवल किया है तो आपको आईबीसीसी से क्या करना है, आपके अटेस्टेशन करना चाहिए, तब जाकर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आपके सिलेबस क्या है। अब देखो एचएससी टेस्ट में 6 कैटेगरीज होता है। अब यहाँ पर देखो ना, आपके सिलेबस में एचएससी टेस्ट पर पार्ट एंड यूसी टेस्ट भी टोटली डिफरेंट, उसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिफरेंट है। सही है। अब कितने कैटेगरीज है, मैं थोड़ा सा कैटेगरीज को डिस्कस करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, 6 कैटेगरीज है। पहले मैं कैटेगरीज का नाम लिखूंगा। द फर्स्ट कैटेगरीज इज प्री इंजीनियरिंग। दूसरा कैटेगरी क्या है, प्री मेडिकल है। उसके बाद तीसरा क्या है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में दूसरी स्लाइड में और डिस्कस करते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग में आपने याद रखना है, द फर्स्ट पोर्शन इज वर्बल रीजनिंग, द सेकंड इज अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर उसके बाद फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स और हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग में डिफरेंस है। आपके जो मैथमेटिक्स है वो आपके एफएससी लेवल में आएंगे मैथमेटिक्स, और जो आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो मैट्रिक लेवल पे होंगे, आपके 9 10 8 से 1 यहाँ पर नीचे। लेकिन मैथमेटिक्स पोर्शन में किस चीज में, प्री इंजीनियरिंग में, वो आपके हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है वो आपने एफएससी लेवल के प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि टफ एमसीक्यूज भी नहीं आते। उसके बाद जो आपके वर्बल रीजनिंग में इसके 26 एमसीक्यूज आते हैं, वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। उसके बाद जो आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो 32 एमसीक्यूज है, फिजिक्स के 14 एमसीक्यूज है और केमिस्ट्री के 14 एमसीक्यूज है। इन प्री इंजीनियरिंग में बायो नहीं होता है ना, उसमें मैथमेटिक्स ऐड किया गया। उसके बाद जो है प्री मेडिकल की बात करते हैं। प्री मेडिकल में भी क्या, वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अब देखो फिर वही बात है कि आपके जो यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के फिर 26 एमसीक्यूज है, फिर 32 एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, फिर फिजिक्स के 11 है, केमिस्ट्री के 11 है, बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज। अब ये सारी चीजें मेरे काम, मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या अकेडमी आपको नहीं छोड़ेगा ना, आपके पीछे नहीं छोड़ेगा।
हमेशा मैं आपके पीछे हूँगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो ये तमाम चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से न करना, यहाँ पर वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ईच एंड एवरीथिंग के इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, जो आपकी कैटेगरी ना, अपनी कैटेगरी के मुताबिक प्रिपरेशन। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है ना, प्री इंजीनियरिंग किया है, तो आप इन सब्जेक्ट को आपको इन सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपने प्री मेडिकल किया तो आपको ये सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये चीजें आपने प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा देखो, अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में क्या, वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इस्लामियात है, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज है, इन जनरल नॉलेज है। अब एमसीक्यूज देखो कितने एमसीक्यूज आएंगे, वर्बल रीजनिंग के 26 एमसीक्यूज है, क्वांटिटेटिव के 32 है, फिर इस्लामियात के 14 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान के 14 एमसीक्यूज है, जनरल नॉलेज के क्या 14 एमसीक्यूज। इस तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ना, तमाम चीजें। अगर आप मेरे ऑनलाइन सेशन लेंगे, मैं आपको नोट्स बताऊंगा किस तरह आपने क्या करना है, सेशन ले सकते हैं, किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी 4 की तरफ चलते हैं। कैटेगरी 4 में क्या है, उसमें क्या है, एक कंप्यूटर साइंस है, एक पांचवा कैटेगरी कौन सा है, जनरल साइंस है, उसके बाद क्या है, कॉमर्स है, कॉमर्स है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स। उसके बाद देखो एमसीक्यूज देखो, 26 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग के है, फिर 32 है, फिर 14 है, फिर 20 है, फिर 11 है। एमसीक्यूज नंबर याद करो ना, एमसीक्यूज नंबर याद रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद जनरल साइंस की तरफ आ जाओ, उसमें क्या वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है। उसके बाद उसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखो, 26 एमसीक्यूज में से फिर 32 है, फिर 14 है, फिर 14 है, फिर 14 है। ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपने याद रखना अपनी कैटेगरीज में। एक और क्वेश्चन, मुझसे बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट सवाल क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे, तो सर आप मुझे ये बता दें कि मैंने प्री मेडिकल किया है, मैं आर्ट्स में देना चाहता हूँ। भाई आपका दिमाग खराब है, आपने लस्सी पिया हुआ है, क्या किया है ना, क्या चीज आपने शराब मरा पिया हुआ है आप लोगों ने, ये चीजें ना आप नहीं कर सकते ना। आपके जो रिजल्ट है, आपने वैसे जिस चीज में की है, आपने आपके जो 12 ईयर एजुकेशन आपने जिस कैटेगरी में की, उस कैटेगरी के मुताबिक आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे थोड़ी पागल है वो, आपने एफएससी किया हुआ, आप उसको आर्ट्स में दे रहे, आपने प्री इंजीनियरिंग किया, प्री मेडिकल दे रहे, आप इसको कैटेगरीज को एक्सचेंज नहीं कर सकते। जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के मुताबिक हमें क्या करना है, आपको टेस्ट देना। उसके बाद जो है कॉमर्स में वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद 26 है, फिर 32 है, 14 है, 14 है, 14। अब मुझे एक चीज बता दें, जितने भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज मैंने शेयर किया है, क्या मुझे बता सकता है इसमें कॉमन चीजें क्या? ये तमाम कैटेगरीज में अगर आप देखिए ना, यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, इसमें तमाम चीजें अगर मैं आपके साथ देखूं कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है 32 एक में 26 है और 32 है, फिर 26 है, 32 है, फिर क्या 26 है और 32 है, फिर हमारे पास क्या 26 है, 32 है, फिर उसके बाद क्या है 26 है, 32 है, उसके बाद क्या 26 है और 32। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या? यानी आपके जो क्वांटिटेटिव पोर्शन है और वर्बल रीजनिंग पोर्शन है वो तमाम कैटेगरीज में सेम है। 26 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग के होंगे और 32 एमसीक्यूज किस चीज के होंगे, आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे। अब 26 में 32 ऐड कर, जब आप 26 में 32 ऐड कर देते हैं ना, तो आपके कितने बन जाते हैं, आपके 58 मार्क्स बन जाते हैं। यानी आपके तो देखो ना, आपके 60% जो पेपर बनता है ना, 60% पेपर जो होता है वो आपके मैथ्स और इंग्लिश से बनता है, वर्बल रीजनिंग से बनता है। तो ये जो आपके फिर 60 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ये जो फिर आपके माइनर सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट क्या बना इसमें, मेजर सब्जेक्ट क्या है आपके, हमारे पास मेजर सब्जेक्ट जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है। आप लोगों ने इस पर फोकस करना है। अब देखो ना, आपके 58 मार्क्स जो है वो मैथ और इंग्लिश के, तो उस पर फोकस करना। उसके बाद है अब थोड़ा सा टेस्ट और हमारे पास क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं उसको, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसमें आप देखो ना वर्बल रीजनिंग को, मैं अब देखो ना वर्बल रीजनिंग और उसके क्वांटिटेटिव रीजनिंग को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसको स्प्लिट कर देता हूँ। वर्बल रीजनिंग को मैंने हमारे पास कितने 26 एमसीक्यूज है, और इसी तरह आपके जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग को क्या उसमें 32 एमसीक्यूज है, याद रखना है। तो अब देखो ना, आपके इनोलॉजीज है, वर्बल रीजनिंग में आपका इनोलॉजीज आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, सेंटेंस कंप्लीटेशन आता है, आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है। अब इनोलॉजीज में से आपके कितने एमसीक्यूज आते हैं, इनोलॉजीज में आपके इनोलॉजी में 7 इनोलॉजीज आते हैं
और 6 जो है आपके सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, 3 आते हैं, 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स आते हैं, और 8 एमसीक्यूज जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन से आते हैं। ये तमाम देखो ना, ये जो वर्बल रीजनिंग है ना, ये तमाम टेस्ट में सेम होंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे? 26 एमसीक्यूज होंगे। ये सारे इसी पैटर्न पे आएंगे। और रीडिंग कंप्रीहेंशन से क्या होंगे? 5 एमसीक्यूज। इसी तरह आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से अरिथमेटिक्स में से 8 एमसीक्यूज आएंगे, अलजेब्रा में से 6 एमसीक्यूज आएंगे, ज्योमेट्री में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, इक्वेशन में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, स्टैटिस्टिक्स में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में से कितने? 6 एमसीक्यूज आएंगे। जब इनको टोटल करते हैं ना तो कितना बन जाता है? 32 एमसीक्यूज बन जाता है। अब देखो ना, तमाम कैटेगरीज में तमाम वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन क्या है? सेम है। तो आपने क्या करना है? सेम इसी तरह आपने क्या करना है? इसको याद करना है। सॉरी, अब आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन है ना, 42 एमसीक्यूज बनते हैं। 58 एमसीक्यूज किस चीज के? आपके वर्बल और हमारे पास किस चीज के हैं? क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। लेकिन आपका 42 एमसीक्यूज जो है आपके सब्जेक्ट पोर्शन है, वो आपके कैटेगरीज पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद है कुछ और क्वेश्चन भी आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर मैं पार्टा आउट हूँ, मैं पार्टा इन हूँ, मैं बलूचिस्तान इन हूँ, पार्टा इन हूँ, इनका मतलब क्या है? वहां पर मेंशन होता है ना। अब अगर आप बलूचिस्तान में, थोड़ा सा बलूचिस्तान की बात करते हैं, और यहाँ पर पार्टा है, अगर आपने रीजनल ओरिजिन एंड इंटरमीडिएट स्टेटस है, अगर आपने इंटरमीडिएट, अब देखो ना इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इंटरमीडिएट बलूचिस्तान में किया है तो आप बलूचिस्तान इन है। तो अगर आपने बलूचिस्तान आउट है ना, अगर आपने इंटरमीडिएट बलूचिस्तान से आउटसाइड अदर प्रोविंस में किया है तो आप बलूचिस्तान आउट में शुमार होते हैं ना। अगर आपने एफएससी इन किया है ना, बलूचिस्तान में जो हमारे पास बोर्ड मौजूद है वहां से की, तो आप बलूचिस्तान इन है। अगर बलूचिस्तान के आउटसाइड प्रोविंस जो होते हैं, अदर प्रोविंस से किया, तो आप क्या है? आप बलूचिस्तान आउट है। तो अगर इन कैटेगरीज है, देखो इसी तरह पाठा में भी इस तरह अप्लाई होता है। अगर आपने पाठा से किया तो आप इन में है, अगर आपने पाठा आउट है तो हमारे पास पाठा के आउटसाइड से हमारे पास एफएससी के, तो आप पाठा आउट कहलाते हैं। अब याद रखना कि पाठा इन की जो हमारे पास परसेंटेज है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, 90% जो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट होती है, सीट जो दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप जो है वो किसको दिया जाए? पाठा इन और बलूचिस्तान इनको दिया जाता है। यानी पाठा इन और बलूचिस्तान इनको कितना 90% सीट दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। और 10% जो शेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाठा आउट और बलूचिस्तान आउट। ये क्लियर होना चाहिए आपके ज़हन में। अब मेरिट फार्मूला किस तरह आपके ज़हन में आ रहा होगा ना कि मेरिट फार्मूला किस तरह होता है। अब 50% आपका एचएससी टेस्ट शुमार होगा, कितना? 50%। और उसके बाद जो है 30% आपका एफएससी होगा, और आपका 20% क्या होगा? हमारे पास मैट्रिक होगा। यानी आपका जो टेस्ट है वो 50% काउंट होगा, और 30% एफएससी होगा, और 20% क्या होगा? आपका मैट्रिक होगा। ये तमाम जब आप क्या करते हो ना, मेरिट किस तरह, फाइनल मेरिट किस तरह बनता है? मैं जो स्कॉलरशिप लिस्ट लगता है ना, वो एक प्लेसमेंट लिस्ट अलग है, स्कॉलरशिप लिस्ट अलग है। मैं स्कॉलरशिप लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट जो वो लगता है। अब आपके टेस्ट स्कोर कितना स्कोर किया है? 50% काउंट होगा। आपने एचएससी में कितना स्कोर किया है? 30% काउंट होगा। आपने मैट्रिक में कितना स्कोर किया है? 20% काउंट। ये तक क्लियर है? उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट्स में से आपका सीएनसी रिक्वायर है, डोमिसाइल है, फादर डोमिसाइल है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डीएमसी की बात कर रहा है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल किया, आपका क्या आईबीसीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए के साथ। उसके बाद फुल ट्यूशन फी वरियर होना चाहिए। स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? आपको हमारे पास आपके जो यूनिवर्सिटी फीस है वो पे करेगा। पे करने के बाद आपको मंथली स्टिपेंड दिया जाता है, बुक अलाउंस दिया जाता है, हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाता है, और आपको मेंटरशिप एंड करियर सपोर्ट किया जाता है एचएससी की तरफ से। उसके बाद जो है ना, अब एनके एकेडमी एचएससी टेस्ट प्रिपरेशन 2026, यानी अब तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने कहा था कि आपकी वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, आपके साइंस पोर्शन है, आपके बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, जो भी पोर्शन। अब बात आ गई प्रिपरेशन तक, आपको मैंने चीजें बता दी। प्रिपरेशन जो है इनके एकेडमी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का एक चीज भी नहीं छोड़ेगा। आपको वर्बल रीजनिंग की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्बल रीजनिंग की प्रिपरेशन कराया जाएगा, और इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। तमाम नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे नोट्स मैंने बनाए ना, पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपके जितने भी नोट कंपेयर कर लो ना, आप स्टूडेंट से पूछ लें अनका एकेडमी क्या है, किस बला का नाम है, आपको पता चल जाएगा। फिर तो मैं आपको एनालॉजीज कराऊंगा, सिनोनिम एंटोनिम्स कराऊंगा, सेंटेंस कंप्लीशन कराऊंगा, रीडिंग कंप्रेशन कराऊंगा, लेक्चर्स आपको ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद जो है मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे दूंगा और नोट्स भी प्रोवाइड
बताऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके अरिथमेटिक्स है, उसके बाद 2 दफा मैंने लिखा, अलजेब्रा एंड फंक्शन है, ज्योमेट्री है, इक्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, मेंटल मैथमेटिक्स है, तमाम नोट्स अवेलेबल है। 140 प्लस टॉपिक मैंने इस नोट्स में ऐड किया हुआ है और ऐसी कंप्रिहेंसिव नोट्स है जो शॉर्टकट फार्मूले से भरा हुआ नोट्स है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो शॉर्टकट फार्मूला से सॉल्व किया गया है। न कोई हमारे पास ऐसी लेंथी प्रोसेस है, न लेंथी मैंने की है, न कराऊं। मैंने कहा मैं शॉर्टकट फार्मूला से कराऊं। उसके बाद किस तरह मेरे रोड मैप किया, रोड मेरे मैप ये है कि मैं सबसे पहले आप लोगों ने आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है इनके एकेडमी में। आपके साथ नंबर में शेयर कर दूंगा किस तरह करना है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इंशाल्लाह 1 अगस्त से मैंने 27 को स्टार्ट करना था, 20 को स्टार्ट करना था, फिर 27 को स्टार्ट करना था, लेकिन नहीं हो सका, मेरे पेपर चल रहे थे। अभी मैं 1 अगस्त से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन सेशन। उस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको गूगल क्लासरूम में ऐड किया जाएगा। उस गूगल क्लासरूम में आपके साथ डेली बेसिस पे 3 से 2 लेक्चर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपके उस जो टॉपिक हुआ है उसके एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे और उसी की आपके साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे और उसके साथ आपको नोट्स वहां पे गूगल क्लासरूम में ऐड किया जाएगा। और ये इस तरह नहीं है कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया तो वो हमारे पास हर किसी के साथ शेयर करेगा, नहीं। मेरे प्राइवेसी है, इनके एकेडमी की प्राइवेसी है। ये आपके गूगल ड्राइव में आपके साथ शेयर किया जाएगा, गूगल ड्राइव में आपके साथ शेयर किया जाएगा। उस पे आप जो भी ईमेल है उस ईमेल से आपको सिर्फ और सिर्फ उसी ईमेल पे सेंड किया जाएगा। जो भी अदर ईमेल्स वाले होंगे उनको सेंड नहीं किया जाएगा। जो भी फीस पे करेगा वो फीस पे करने के बाद जो है वो आपको हमारे पास तमाम चीजें दिए जाए। ये सारे मेरा फाइनल रोड में आपको बताया हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इनके एकेडमी को क्यों ज्वाइन करते? फिजिकल एकेडमी तो भी है ना, कोयटा भरा हुआ है एकेडमी से, पूरा कोयटा जो है भरा हुआ है। आप देखो ना, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के ऊपर बिजनेस चल रहा है। किसी टीचर को किसी टीचर की क्राइटेरिया का पता ही नहीं है कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, कितने इंटरेस्ट ले रहे। वो जस्ट आपको आपके पास पर एक्सक्यूज कराता है ना भाई, इसका गेम नहीं है। आपको 20 से 40, 20 से 25 आपके टॉपिक्स कराएगा। इनके एकेडमी नहीं है। इनके एकेडमी आपको 130 प्लस टॉपिक आपको कवर कराएगा और शॉर्टकट फार्मूला। और इसी तरह पेशावर जो है के जो है भरा हुआ है एकेडमी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता ना, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जाकर किसी भी फिजिकल एकेडमी में अपना टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट ना करें, फजूल टाइम वेस्ट ना करें। दिन में 3 से 4 घंटे इनके एकेडमी को दे दे, मुझे दे दे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी सिलेक्शन, आपका स्कॉलरशिप होना इनके एकेडमी और डॉक्टर इनके की जिम्मेदारी। अगर आपने मेरे सेशन ज्वाइन कर लिया, मैं आपको देखो ना, सेशन ज्वाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने सेशन ज्वाइन कर दिया बस वो लेक्चर ले लिया। नहीं, जो मैं आपको बताऊंगा, जितने घंटे आपने स्टडी करने, 3 से 4 घंटे आपने मुझे देना है। मैं आपको लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके दे दूंगा, आप लोगों के साथ इंस्क्यूज भी शेयर करके दे दूंगा, प्रैक्टिस। उसके बाद आपके साथ लास्ट वीक में आपके साथ आपके एफएलपीस आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक हमारे पास आपको ऐसे प्रिपेयर कर दूंगा ना, कभी भी हम आपके किसी भी इंस्क्यूज में कमी नहीं है। अब थोड़ा सा आपके साथ मैं अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ कि 2025 का रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। 2025 में जब एचएससी पाटा का जो टेस्ट हुआ था, हमजा खान द ग्रेट, द एक्सलेंट हमारे पास जो स्टूडेंट था, उन्होंने एक ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता। ये इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है ना हमजा खान, उन्होंने करके दिखाया। वो मेहनत करता था, दिन में 4-5 घंटे पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, मेरे नोट्स इस्तेमाल करता था, मैंने जो लेक्चर्स दिए थे वो देखता था, हर चीज जो रिसोर्सेज में देता था वो रिसोर्सेज फॉलो करता, जो चीजें मैं बताता वो फॉलो करता। हमजा खान ने 86 स्कोर किया है। उसके बाद जो है हारून रशीद, एक्सलेंट हुआ, उसने 24 हमारे 84 स्कोर किया है। उसके बाद उजैर खान ने 82 स्कोर किया है और उसने जकरिया ने 78 किया है, फिर 76 है, फिर 76 है, फिर 75 है, फिर 74 है, फिर 71 है, फिर 70। अब एक चीज याद रखना है, इस 78 और 76 के बीच में 100 स्टूडेंट्स है, यानी 100 स्टूडेंट्स में मौजूद है। इसी तरह 76 में बहुत स्टूडेंट्स है, यानी कम हमारे पास। अगर मैं उसको बना लेता तो हमारे पास इंशाल्लाह 2 घंटे तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता था कि हमारे पास स्टूडेंट की हमारे पास अपना रिजल्ट शेयर कर देता। इसी तरह 75 से 74 के बीच में 100 स्टूडेंट्स मौजूद है। इसी तरह 74 से 71 के 75 से ना 70 से यानी 70 से अबव जो स्कोरर है, इनके एकेडमी के तमाम स्टूडेंट ने तकरीबन 80% जो स्टूडेंट ने क्या किया है, 70 प्लस स्कोर किया। 70 प्लस स्टूडेंट है ना, 70 प्लस स्कोर किसने किया है? 80% स्टूडेंट ने किया है।
और उसके बाद जो है 70 से कम आ जाते हैं, थोड़ा से वीक स्टूडेंट आ जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ लेक्चर्स देखे ना प्रैक्टिस किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वो लेक्चर्स देखे। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता ना, जो प्रैक्टिस आप एमसीक्यू शेयर किया जाता है, नोट्स दिया जाता है, उसको पढ़ना पड़ता है ना। मैं आपको जो फार्मूला देता हूँ उससे 1 एमसीक्यू 2 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ, लेकिन नोट्स में जो है 10 एमसीक्यूज है, 15 एमसीक्यूज गिवन है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये रिजल्ट है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे, कि आपने क्या करना। रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंने तो स्टार्ट करना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट करना था, लेकिन आज से हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराना है मेरे साथ कांटेक्ट करना है, जो ये गिवन नंबर गिवन है, ये इस नंबर पे क्या करना है, मेरे साथ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद क्या किया जाएगा, वो मुझे फीस पे करने के बाद उसको गूगल क्लासरूम ऐड किया जाएगा, उसके साथ अभी से ही नोट्स शेयर किए जाएंगे। थोड़ा नोट्स को देखे ना कि इनके अकेडमी किस वाला का नाम, किस तरह नोट्स उसने बनाया। अब देखो ना, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। आप कोयटा के तमाम अकेडमीज है, केपीके के तमाम अकेडमीज है जो प्रिपरेशन कराते हैं, उनमें वो आपसे कितने फीस लेते हैं आपको पता है ना। आप जाकर अकेडमी में उनको से मुझे पूछे, आपसे 7-7 हजार 8-8 हजार फीस ले रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ा। उनकी हमारे पास क्या नल है, कुछ भी नहीं है। तो अब देखो, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको पैकेज दे रहा हूँ। एक पैकेज आपके साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 20% जो है डिस्काउंट मैंने रखा हुआ है। क्या 20% डिस्काउंट है? 20% डिस्काउंट है, 20% मैंने डिस्काउंट रखा हुआ। कब तक? अब सिर्फ और सिर्फ मैंने कब तक रखा हुआ है ये, आज से स्टार्ट है 27 तारीख तक। सिर्फ और सिर्फ 27 तारीख जो है क्या डिस्काउंट है। कौन सा? 20% डिस्काउंट है। यानी ओरिजिनल फीस कितना है? 2500 है, यानी 2500 कितना है? 2500 इसका फीस है। लेकिन अगर आज से यानी 22 तारीख से और 27 तारीख के बीच में अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको सिर्फ और सिर्फ 2000 फीस पे करना पड़ेगा। और इस 2000 फीस में इसका फायदा क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, तो इस 2000 फीस में आपके साथ आपके लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, आपके तमाम नोट्स दिए जाएंगे, चाहे क्वांटिटेटिव पोर्शन हो, वर्बल रीजनिंग हो। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे गूगल क्लासरूम में। उसके बाद जो लास्ट में एफएफपीज होंगे, जो टेस्ट सेशन होगा, वो भी इसी 2000 में होगा। लेकिन अगर जिसने पे नहीं किया उसके लिए नोट्स अलग लेने होंगे, टेस्ट के लिए अलग फीस देना पड़ेगा, और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अलग फीस देना पड़ेगा, प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज दिए जाते उसके लिए अलग फीस देना पड़ेगा। तकरीबन वो भी क्या कितना बनता है, वो भी तकरीबन 3500-4000 तक। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो है, पाटा के स्टूडेंट जो है, बहुत गरीब स्टूडेंट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी पर बोझ, मैं बोझ नहीं डालना चाहता। अब देखो ना, जब आप किसी को फीस पे करते हैं ना, तो तब आप उसको उसी काम को जो है एक दिल से भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन अगर आपको चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, तब आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर आपने फायदा उठाना है, अभी से फायदा उठा ले। इसी 2020 में आपने क्या करना है, आज 22 तारीख से लेकर 27 तारीख सॉरी फायदा उठा ले। इसी 2000 में से आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस भी होंगे, नोट सब कुछ इसी में दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह 1 अगस्त को फर्स्ट क्लास होगा, ज्वाइन करे, मेहनत करे, इंशाल्लाह आपका सीट जो है हो जाएगा। अगर आपने इनके अकेडमी को ज्वाइन कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 100% प्रिपरेशन मेरा काम है। आपका प्रिपरेशन कराना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ना आपका काम है। अगर आप पढ़ेंगे जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ, तो आप क्या 90+ स्कोर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और आपको सेहत दे। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपका जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है। और इस यूट्यूब चैनल को, यानी क्या अकेडमी को, जो पाठा और बलूचिस्तान के लिए इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई टीचर इतना मेहनत नहीं करता। और ये आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट के साथ जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो